आज हम लोग को जो पढ़ना है वो चैप्टर नंबर कौन सा है जी? 10 है क्या? 10 है ना? चैप्टर नंबर 10 है जिसका नाम है सदिश बीजगणित। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है और एक दिन में एक एक एक्सरसाइज ख़त्म होने वाला चैप्टर है। ठीक है, इसीलिए कृपया शांति बनाए रखें और पढ़ाई का आनंद लें। अध्याय 10 बस ख़त्म। सदिश बीजगणित, ठीक है, अलजेब्रा वाला। इसको है आपको बोलेंगे वेक्टर अलजेब्रा। नहीं जी, आप लोग सदिश के बारे में फिजिक्स में पढ़े होइएगा। कह दीजिए नहीं पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं। हाँ अच्छा, सदिश के बारे में अजी सर जी पढ़ाए होंगे फिजिक्स में भी। 11 क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। नहीं जी, तो सदिश और अदिश में क्या अंतर होता है? कोई बताए हमें। आप बताइए तो सदिश क्या होता है? पता है सदिश क्या होता है? हाँ हाँ, समझ में आ रहा है ना? दिशा होगा तभी तो कहेंगे कि सदिश है, दिशा के साथ है। नहीं, अब परिणाम भी होना चाहिए। एक परिमाण होता है, एक परिणाम होता है। ठीक है, तो परिणाम की परिमाण समझ में आ रहा है? दिशा और परिमाण दोनों हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सदिश बोलते हैं। और अदिश में क्या होगा? दिशा नहीं होगा, केवल क्या होगा? परिमाण होगा। ठीक है ना, केवल परिमाण होगा, परिणाम नहीं। परिणाम रिजल्ट होता है, हम परिमाण बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? ये आप लोग जानते होइएगा, बहुत अच्छे से जानते हैं सदिश के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग इसी से स्टार्ट कर दीजिए। लिख दीजिए सदिश, केवल डिफिनीशन है। ठीक है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। वेक्टर लिखिए तो जल्दी से, हम बोल रहे हैं। लिखिए ऐसी राशि जिसमें परिमाण एवं दिशा ठीक है, ऐसी राशि जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं उसे सदिश कहते हैं। उसे सदिश कहते हैं। ठीक है, नीचे लिखिए एक लाइन और चेंज करके। यदि ए कोई सदिश हो तो इसे इतना से क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। समझ आ रहा है ना? अगर मान लीजिए कोई कह रहा है कि सदिश ए है तो उसको कैसे सूचित करेंगे? इस तरह, और उसको बोलेंगे ए वेक्टर। नहीं जी, या वेक्टर ए। और वही मान लीजिए लाइन का बात हो, नहीं लाइन का बात हो, ऐसे मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट ए है और पॉइंट क्या है? बी है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ए बी वेक्टर। तो जो वेक्टर होता है उसको स्मॉल से सूचित करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए पॉइंट है ना, तो दोनों पॉइंट को एक साथ रखते हैं। अब इसको कुछ मान सकते हैं, मान लीजिए इसको आर मानिए, पी मानिए, कुछ भी मानिए, तो अभी क्या हो जाएगा? आर वेक्टर। ठीक है, तो इसको स्मॉल से, वेक्टर को स्मॉल से ही सूचित करते हैं। जब सिंगल रहता है, तो पॉइंट रहता है तो दोनों लिखना पड़ता है ना, कहाँ से कहाँ तक एरो देना पड़ता है। ठीक है, ये भी है। तो मान लीजिए ये कोई सदिश है तो इसे सूचित किया जाता है। अदिश क्या होगा? अब दूसरा हेडिंग लिखिए, अदिश। सदिश हो गया ना, स्केल। अदिश क्या होता है आप लोग खुद जानिए, लिख लीजिए तो अदिश अपने मन से डिफिनीशन। ऐसी राशि जिसमें केवल परिमाण होता है उसे अदिश कहते हैं।
आप लोग जो है जैसे मान लीजिए विस्थापन और क्या पढ़े हैं, विस्थापन और दूरी पढ़े हैं ना, तो बताइएगा ना कौन सदिश है कौन अदिश है, बताइए हमें। सदिश है और दूरी क्या है। उसी तरह चाल और बेग पढ़ाया गया होगा नहीं जी। तो बेग में क्या होता है, बेग में दिशा होता है ना, एक दिशा में बढ़ते रहना। चाल किधर से किधर जा सकता है ना, तो चाल जो है वो अदिश है, केवल उसमें परिमाण होगा, ठीक है, केवल हम मेजर कर सकते हैं लेकिन उसका दिशा हम नहीं बता सकते हैं। जैसे एक मक्खी है, उड़ रहा है इधर से उधर उधर से इधर, ठीक है, तो कोई फिक्स दिशा थोड़ी है, नहीं है, नहीं। लेकिन मान लीजिए कोई रॉकेट है चाहे कुछ है, वो अपने बेग से जाता है, एक जानता है कि हमको किधर की तरफ जाना है ना, किधर मुड़ना है कि नहीं मुड़ना है, ठीक है, तो वो जो है बेग होता है जो सदिश होता है। चाल क्या होता है, अदिश होता है, ठीक है। अच्छा, एक विद्युत धारा के बारे में जानते हैं क्या। हमको लग रहा है विद्युत धारा एक अपवाद है ना, उसको अदिश माना जाता है, हालांकि उसमें दिशा भी होता है ना, लेकिन फिर भी उसको क्या माना जाता है, अदिश माना जाता है। हाँ, क्योंकि ना वह एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है, जो योग का नियम होता है ना सदिश का, वो फॉलो नहीं। ऐसे ही कुछ मामला है, ठीक है, फिजिक्स वाले सर बताएंगे, बढ़िया से देख लीजिएगा। तो ये समझ में आ गया सदिश, सदिश ये बहुत पहले से आप लोग जानते हैं। अगला हेडिंग लिखिए, बस 2 ही 4 हेडिंग पढ़ना है इस एक्सरसाइज में। हम एक्सरसाइज कौन सा स्टार्ट करेंगे आज, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 10.1, ठीक है। तो उसके लिए जो जो शर्त है उसको हम लिखवा रहे हैं, मतलब जो उसके अंतर्गत आ सकता है वही लिखवाएंगे, ज़्यादा नहीं। अच्छा, सदिश सदिश में तो जान लीजिए, मान लीजिए 5 kg आलू, तो 5 kg आलू क्या है, सदिश है कि अदिश है, अदिश है ना। क्यों, क्योंकि केवल परिमाण का बात हुआ है ना, समझ में आ रहा है, केवल मैग्नीट्यूड का बात हुआ है, उसका वजन का बात हो रहा है, दिशा का बात नहीं हो रहा है। अगर दिशा भी लग जाएगा तो फिर से क्या हो जाएगा, सदिश, ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे हम कह रहे हैं कि 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर सदिश है कि अदिश है, हाँ बताइए। 5 किलोमीटर क्या है, सदिश नहीं है, अदिश है। 5 किलोमीटर किधर जाएंगे आप बताइए, किधर भी चले जाएंगे ना, मन करेगा भोरे रोड में निकल जाएंगे, मन करेगा दुआना रोड में निकल जाएंगे, नहीं रसौती रोड में भागने लगेंगे 5 किलोमीटर। और हम कह रहे हैं कि भाई 5 किलोमीटर पूरब जाना है, अब बताइए हो गया कि नहीं सदिश। तो दोनों में अंतर है, केवल 5 किलोमीटर बोल रहे हैं और उसके साथ तो केवल मैग्नीट्यूड है, नहीं जी, केवल परिमाण है। लेकिन हम कह रहे हैं 5 किलोमीटर पूरब, तो आदमी जहाँ पे खड़ा है वहाँ से 5 किलोमीटर उधर पूरब की ओर पहले घूमेगा, दिशा निर्धारित करेगा, 5 किलोमीटर चलते बनेगा, ठीक है, उस तरह, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर है, देख लीजिएगा, यही सब आएगा इसमें, और कुछ नहीं है। लिखिए आप लोग स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर, सबसे अच्छा है स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर। बहुत अच्छे समझना है इसको, इसी से आगे पूरा आएगा, आगे 3D भी पढ़ना है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर पता रहेगा तभी जा करके पढ़ पाएंगे, बहुत पावरफुल है और उतना ही ईजी भी है, ठीक है। देखिए पोजीशन वेक्टर के बारे में, लिखिए लिखिए अंतरिक्ष में मूल बिंदु O, अंतरिक्ष में मूल बिंदु O, पोस्ट में लिखिएगा 0,0,0। क्यों, क्योंकि अंतरिक्ष में 3D चलता है, समझ में आ रहा है बात। यहाँ पर कोई मूल बिंदु है, यहाँ पे स्पेस में, तो स्पेस में है तो इसमें ना 3D पर है, 3D पर है मतलब इसमें x एक्सिस भी रहेगा, y एक्सिस भी रहेगा और क्या रहेगा, z एक्सिस रहेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे स्पेस में मूल बिंदु पर है ना यहाँ पे, तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे x अक्ष रहेगा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं x एक्सिस है, यहाँ पे क्या है y अक्ष है, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है z ऊपर, ठीक है ना, ये z एक्सिस, और ये है मूल बिंदु। इसका निर्देशांक क्या रहता है 0,0,0, ना तो x की तरफ भागा है ना y की तरफ ना z की तरफ, ठीक है। x और y अक्ष कहाँ रहता है, प्लेन पर आता है। जैसे मान लीजिए ना कि इस तरह है, यह प्लेन है ना, मान लीजिए टेबल है, मान लीजिए यहाँ पे टेबल है, तो यह x अक्ष है, ये क्या है y अक्ष है, और z अक्ष कहाँ रहेगा, स्पेस में रहेगा, एकदम सीधे ऊपर रहेगा, ठीक है। तो यह x अक्ष है, y अक्ष है और z अक्ष, ठीक है ना। जो हम अभी तक 9 क्लास में पढ़ते थे ना, x अक्ष y अक्ष बनाना होता था, कैसे बनाते थे, इसको x बोल देते थे, इसको क्या बोल देते थे y, नहीं जी, समझ में आ रहा है ना। तो ये 2D था, ये 2D था,
ये जो बन रहा था वो कहाँ बन रहा था, पेपर पे बन रहा था, ये समतल पे बन रहा था, ठीक है ना। आपको ऐसा लग रहा है ऊपर उठा, नहीं ऊपर नहीं है, ये इस तरह है, ठीक है, धरती पर है और ऐसे है। इसमें से एक अलग से एक्सिस निकलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेड एक्सिस। और जो जेड एक्सिस है ना, वो एकदम इस पर खड़ा है, तो इसको नीचे कर देते हैं, ऐसे नीचे कर देते हैं, जेड एक्स को ऊपर कर देते हैं। समझ में आ रहा है ना क्या समस्या, क्या बता रहे हैं हम। ये मान लीजिए धरती है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स अक्ष हो गया, यहाँ पे वाई अक्ष हो गया, और ये है जेड। चूंकि पहले जेड नहीं हुआ करता था, इसीलिए हम अपने सुविधा के लिए एक्स अक्ष वाई अक्ष ऐसे खींच दिया करते थे, लेकिन अब ऐसे नहीं है, वैसे एक्स अक्ष वाई अक्ष। तो यहाँ पे स्पेस में कोई मूल बिंदु है, इसी को मूल बिंदु मान लिए, तो यहीं से एक्स अक्ष वाई अक्ष स्टार्ट कर देंगे हम, ठीक है। तो वही लिखवा रहे हैं, लिखिए अंतरिक्ष में मूल बिंदु O 0,0,0 के सापेक्ष एक ऐसा बिंदु P लिया, एक ऐसा बिंदु P लिया जिसके निर्देशांक x, y, z है। तीन को होता है ना, पहले x, y लिखते थे ना, अब x, y, z तीन लिखेंगे। जिस तरह 0, 0, 0 लिखते थे ना, उसी तरह x का भी मान कुछ होगा, y का भी मान कुछ होगा और z का भी मान कुछ होगा। नहीं होगा तो 0 होगा, लेकिन सब तो 0 नहीं होगा। सब 0 होने के लिए उसको कहाँ होना पड़ेगा, मूल बिंदु पर। अगर ये मूल बिंदु पे नहीं है तो जरूर x, y, z का मान कुछ ना कुछ होगा, है ना। सब 0 नहीं होगा, हो सकता है 2 0 हो जाए अधिक से अधिक, लेकिन सब 0 नहीं होगा, कुछ 2 होगा, 4 होगा, ऐसे करके होगा। इसलिए हम x, y, z मान लिए, ठीक है, ठीक है। हाँ, क्या लिखवाए है, अंतरिक्ष में मूल बिंदु O के सापेक्ष एक बिंदु P लिया जिसका निर्देशांक क्या है, x, y, z है, ठीक है ना। तब सदिश OA नहीं, OA नहीं, क्या OP, तब सदिश OP, वही OP वेक्टर, कोष्ठ पे लिख दीजिएगा OP वेक्टर, जिसमें O और P क्रमशः प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु है। प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु है। अरे O क्या है, प्रारंभिक बिंदु है, या P क्या है, अंतिम बिंदु है। O से P की तरफ भागा है, कमा O के सापेक्ष बिंदु P का स्थिति सदिश कहलाता है। ठीक है ना, स्थिति सदिश कहलाता है। इसमें तो नहीं, अभी हम लोग आगे जब पढ़ेंगे ना उसमें आएगा आई कैप, जे कैप और क्या के कैप। आई कैप ये बताता है कि वह एक्स डायरेक्शन में है, वाई, जे कैप ये बताता है वाई डायरेक्शन में है, और के कैप क्या बताता है कि इसका दिशा कहाँ है, जेड के तरफ है, ठीक है ना। तो ये अभी नहीं आ रहे, अभी हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। हम अभी आपको ये बता रहे हैं कि एक बिंदु है मूल बिंदु और एक बिंदु और है P, ठीक है। तो O से P को जब कनेक्ट करेंगे तो एक वेक्टर मिलेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, OP वेक्टर। और OP वेक्टर क्या कहेंगे, OP वेक्टर कहेंगे कि O के सापेक्ष, यह जो OP वेक्टर है वो किसका वेक्टर निकला है, बिंदु P का निकला है। किसके सापेक्ष, O के सापेक्ष बिंदु P का स्थिति सदिश है। ये क्या है, स्थिति सदिश। और स्थिति सदिश एक जो है वो आरंभिक बिंदु है जो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मूल बिंदु से, और एक अंतिम बिंदु है जो कहाँ पे खत्म हो रहा है, P पर। और तब जाके यह OP को जब कनेक्ट करेंगे तो एक वेक्टर मिलेगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, OP वेक्टर। और इस यही तक है यहाँ पे। अगर इसका परिणाम निकालने का बात हो ना, तथा अगर मान लीजिए कि इसका अगर OP ही बताना हो कि OP वेक्टर क्या होगा, तो हम अभी तो नहीं, मैंने अभी तो इसको जिक्र नहीं है, लेकिन अभी बता दे रहे हैं कि x जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा,
एक्स जो होगा वो किसके तरफ, माने ये किसके तरफ होगा, एक्स अक्ष के डायरेक्शन में होगा, नहीं, ये जो वाई होगा वो किसके अनुसार होगा, वाई अक्ष के डायरेक्शन में होगा, तो वाई जे कैप हो जाएगा। और जो जेड होगा, तीसरा मान होगा, वो किसके अनुसार होगा, जेड अक्ष के, नहीं, तो हमको बताना पड़ेगा ना कि जेड अक्ष कहाँ है, जेड अक्ष के डायरेक्शन में है, तो जेड के साथ क्या लगेगा, के कैप। तो ओरिजिनल जो आता है हमारा ओपी का, ये अभी तो नहीं पढ़ना है, आप लोग लिख लीजिएगा, ये बाद में हम बताएंगे, ठीक है ना, कि कैप क्या चीज़ है। बस आप अभी ये जानिए कि आई कैप मतलब एक्स के डायरेक्शन में है, एक्स अक्ष के डायरेक्शन में है, लिया गया माप है। एक्स वाई जेड क्या है, परिमाण है, एक्स वाई जेड क्या है, परिमाण। चला गया दूरी, अब दूरी चला गया तो किधर चला गया, नहीं एक्स की तरफ चला गया कि वाई की तरफ चला गया कि जेड के, वो बता रहा है ये, ठीक है ना, आई जे की, कि यह जो x है वो किसके तरफ है, x i के तरफ है, ठीक है ना, मैंने x अक्ष में चला गया है, y जो है वो j के साथ है, और z जो है किसके साथ है, k। एक डायरेक्शन तो चाहिए ना, तभी तो वेक्टर होगा। केवल x y z लिखने से थोड़ी ना हो जाएगा, केवल x y z लिखने से केवल परिमाण ही होगा, दिशा भी तो चाहिए, तो इसलिए कैप लगा दिया जाता है, ठीक है, अलग अलग बांटा हुआ है ना, तो अलग बात है। इसमें जो जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ओपी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, इसको मॉड में रखा जाता है ना, मॉडुलस जब निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं कि कितना लंबाई का होगा, ये कितना लंबाई का होगा, तो ये आता है √x² प्लस y² प्लस z²। ये क्या है, ये है सदिश जो हम लिख दिए हैं, अभी इसका जिक्र नहीं दिया गया लेकिन हम लिख दिए हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये है इसका मापांक, मापांक मतलब परिमाण, ठीक है, ये परिमाण आया है, इसमें दिशा का कोई जिक्र है नहीं, नहीं ना, हाँ बोलिए, ये हाँ ये अदिश, इसमें दिशा नहीं है तो अदिशे है, जो परिमाण होता है वो अदिशे ना आता है, ठीक है ना, इसमें तो दिशा कहाँ है, इसमें केवल बता रहा है कि उसका कितना वजन है, कितना लंबा है वो, ठीक है ना, ये सब बताता है ना, कितना उसका वैल्यू है ना, वैल्यू बताता है, इसी के लिए मैग्नीट्यूड इसको बोलते हैं ना। ये बता रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना है ना। और ओपी क्या बता रहा है कि ओपी जो है वह पी का स्थिति सदिश ओ के सापेक्ष किस दिशा में है, एक्स कितना बढ़ा है, वाई कितना बढ़ा है, और जेड डायरेक्शन में कितना बढ़ा है ना, तब सब मिला करके सदिश आता है, ठीक है। इसको लिख लीजिए आप, है ना, इसको लिखिए, उसके बाद से हम आगे बताते हैं। चित्र भी बनाना है, हाँ फिगर वगैरह सब बनाना। स्थिति सदिश कुछ नहीं है, 2 पॉइंट होता है, एक मूल बिंदु है, ठीक है, एक स्पेस में कहीं है, दोनों स्पेस में है ना, एक मूल बिंदु पर है, वो मूल बिंदु से हट के है, दोनों को कनेक्ट कराते हैं, दोनों का स्थिति सदिश ओपी कहलाता है। ओपी को बोलते हैं बिंदु पी का बिंदु ओ के सापेक्ष स्थिति सदिश ओपी, जहाँ ओ जो है प्रारंभिक बिंदु है, पी क्या है, अंतिम बिंदु है ना। अगर एक्स वाई जेड हो तो ओपी वेक्टर जो होगा वो ये होगा, ठीक है, ये अभी बाद का बात है, हम अभी लिखवा दिए, बार बार बोल रहे हैं इस बात को। लेकिन परिमाण अगर निकालना चाहे, अगर इसका दूरी निकालना चाहे, इसका लंबाई निकालना चाहे कितना होगा ओपी का, तो क्या होगा, √x² प्लस y² प्लस z²। तो हम लोग स्थिति सदिश को अच्छे से पढ़ लिए हैं, कुछ नहीं, स्थिति बस इतना ही है, ठीक है। उसके बाद आप लोग लिखिएगा, इसके बाद आप लोग लिखिए दिक् कोसाइन। दिक् कोसाइन नहीं समझ में आ रहा है ना, दिक् डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइन COSINES, CO कोसाइन से, ठीक है। तो दिक् मतलब क्या होता है, दिशा होता है ना, दिक् मतलब दिशा होता है, डायरेक्शन, इसमें इंग्लिश से ही कंफर्म है। लिखिए लिखिए एक बिंदु P, फिगर भी बना लिए ना आप लोग, इसके लिए भी अलग फिगर बनेगा। एक बिंदु P, कोष्ठ में लिखिएगा x, y, z, उसका निर्देशांक है, का स्थिति सदिश OP वेक्टर लिया, हमने क्या ले लिया, OP वेक्टर,
ठीक है ना। और इस ओपी वेक्टर को हम क्या मान लेंगे, माना ओपी वेक्टर को हम मान लेंगे ना, ज़्यादा न लिखना पड़े इसलिए हम इसको क्या मान लेंगे, आर वेक्टर। ओपी वेक्टर को मान लेंगे आर वेक्टर, ठीक है। लिखिए नीचे से, सदिश आर द्वारा, आर वेक्टर द्वारा एक्स अक्ष कमा वाई अक्ष एवं जेड अक्ष की धनात्मक दिशाओं के साथ धनात्मक दिशाओं के साथ बनाए गए कोण क्रमशः नहीं एक सेकंड, बनाए गए कोण क्रमशः अल्फा कामा बीटा कामा गामा को दिशा कोण, ठीक है ना, डायरेक्शन एंगल, दिक कोण को दिशा कोण, ठीक है ना, दिक कोण चाहे दिशा कोण कहते हैं। तथा इन कोणों के कोसाइन मान, जो कोसाइन वैल्यू होगा, ठीक है ना, कोसाइन लगा करके जो वैल्यू आएगा, कोसाइन मान अर्थात कॉस अल्फा कामा कॉस बीटा कामा कोसाइन मान अर्थात कॉस अल्फा कामा कॉस बीटा कामा एवं कॉस गामा सदिश आर, वही आर वेक्टर के दिक कोसाइन कहलाते हैं, के दिक कोसाइन कहलाते हैं। और इसे सामान्यतः L, M एवं N से दर्शाते हैं। L, M, N से दर्शाते हैं, स्मॉल L, स्मॉल M, स्मॉल N से दर्शाते। चलिए इसका फिगर देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस। ये है आपका वाई एक्सिस, ठीक है, ये जो है आपका एक्स एक्सिस, और ये जो है जी एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर जो है एक आपका पॉइंट O है 0,0,0, और यहाँ पर एक P है, और इसी को हम R वेक्टर मान लिए, नहीं जी, X, Y, Z। तो ये जो R वेक्टर है, इसके द्वारा, नहीं जी, R वेक्टर के द्वारा जो अक्ष हैं तीनों, उसके पॉजिटिव डायरेक्शन में जो कोण बनेगा, ठीक है ना, X अक्ष के साथ, Y अक्ष के साथ और Z अक्ष के साथ, उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा, बीटा और गामा। तो X एक्सिस ये है ना, और ये वाला वेक्टर यहाँ पे है, थोड़ा और टेढ़ा बना दे रहे हैं, अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पे P ले ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ P है, X, Y, Z, यहाँ पे R वेक्टर है, ठीक है, इसको मिटा दे। तो इसके साथ जो एंगल बन रहा है, इस O को भी हम इधर कर दे रहे हैं, ठीक है, ये O है। इसके साथ जो एंगल बनेगा, इसको हम बोलेंगे क्या, अल्फा। जो इस स्थिति सदिश के साथ Y के साथ जितना कोण बनेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीटा, ठीक है। और इसके साथ जो कोण बनेगा, Z के साथ जो कोण बनेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गामा।
समझ में आ रहा है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं दिशा कोण। तो दिक् कोण कौन कौन होता है दिशा कोण? अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा, 3 गो दिक् कोण होता है। और अल्फा कौन सा कोण है? तो जो सदिश है ना, सदिश, उसके द्वारा एक्स अक्ष से बनाया गया कोण, ठीक है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन में, उसी के द्वारा वाई अक्ष से जो कोण बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बीटा बोलेंगे, ठीक है ना। और उसी के द्वारा जो जेड अक्ष के साथ बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गामा बोलेंगे। तो अल्फा, बीटा, गामा ये होता है, ठीक है। चलिए हम जो है, हाँ तो वही बात है, अल्फा जो है एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण, बीटा वाई अक्ष के साथ बनाया गया कोण, गामा जेड अक्ष। और इसी में अगर हम क्या लगा दें? कॉस लगा दें, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और क्या? कॉस गामा। तो जो दिक् कोण है ना उसके ही कोसाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? दिक् कोसाइन, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? ये जो है वो क्या है? अब ये दिक् कोण था, अब ये क्या हो जाएगा आपका? दिक् कोसाइन। और यही तो हेडिंग था ना हमारा, यही तो हेडिंग। तो दिक् कोसाइन समझ में आ गया क्या है? कोई वेक्टर रहेगा, वह एक्स अक्ष के साथ कुछ कोण बनाएगा, वाई अक्ष के साथ बनाएगा और जेड अक्ष। और उसी जो कोण है ना उसी को हम उस कोण का कौन सा मान? कोसाइन मान। माने कॉस भी लगा सकते हैं, साइन, टेन, कॉट कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं लगाना है, कॉस लगाना है, ठीक है ना, केवल कॉस। तो उसी को हम लोग बोलते हैं दिक् कोसाइन। और दिक् कोसाइन में जो कॉस अल्फा है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? शॉर्टकट में एल से। जो कॉस बीटा है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? एम से। और जो कॉस गामा है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? एन से। और एक बात और जानते हैं, इसको हम आगे पढ़ाएंगे कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का जो वैल्यू आता है वो कितना आता है? 1 आता है। कैसे आता है? बहुत सिंपल तरीका है बताने का, ठीक है। अभी आप लोग केवल इतना ही लिखिए, लिख लीजिए, तो डायग्राम बनाइए तब तक। इसके बाद जो है ना कुछ डिफिनीशन है, ठीक है। डिफिनीशन क्या क्या है हम बता दे रहे हैं, ठीक है, हम उसको लिख दे रहे हैं। और हाँ, और उसी के साथ जो है हमारा देखो, जो सबसे पहला पढ़ना है ना, सदिशों के प्रकार। हमको अब पढ़ना है सदिशों के प्रकार। अब बिल्कुल दिमाग से एकदम देखो, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। जो सबसे पहला सदिश है शून्य। पहला सदिश कौन सा है? शून्य सदिश, ठीक है, मतलब जीरो वेक्टर, जीरो या फिर से नॉल, ठीक है ना, जो मन के वो बोलिए, नॉल वेक्टर, ठीक है ना। दूसरा नंबर जो है वो है मात्रक सदिश। जैसे आई कैप, जे कैप, के कैप बताए थे ना, यही मात्रक सदिश है, ठीक है। इसके अलावा भी क्या होता है मात्रक सदिश, हम बता रहे हैं। मात्रक सदिश, ठीक है ना, यूनिट वेक्टर। आप इसका हेडिंग डाल लीजिए शून्य सदिश का, अभी शून्य सदिश लिखवाएंगे। उसके बाद है सह आदिम। सह आदिम, सह आदिम सदिश, ठीक है, मतलब को इनिशियल वेक्टर। उसके बाद है चौथा नंबर में संरेख। संरेख सदिश, चाहे सब एक ही बार लिख लीजिए, एक ही बार में लिखवा दें, चाहे अलग ही अलग लिखिए, कोई बात नहीं। कोलिनियर वेक्टर्स। पांचवा है समान सदिश। सह आदिम, सह आदिम समान सदिश, ठीक है, इक्वल। और एक है ऋणात्मक सदिश, छठवां, ठीक है ना, निगेटिव ऑफ ए वेक्टर। बस इतना ही पढ़ना है, खत्म। उसके बाद सेवा समाप्त। उसके बाद हम लोग सदिशों का योग पढ़ेंगे, पहले एक्सरसाइज 10.1 पढ़ के उसके बाद से। ये हो गया। पहला लिखिए आप लोग शून्य सदिश। शून्य सदिश कैसा कैसा सदिश है? ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो? शून्य हो,
ठीक है, केवल दिशा हो लेकिन परिणाम कुछ हो ही नहीं। लिख लीजिए, ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो उसे शून्य सदिश कहते हैं। खत्म। परिमाण, हाँ, ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, शून्य हो, उसे शून्य सदिश कहते हैं। मात्रक सदिश में परिमाण कितना होना चाहिए बताइए? मात्रक सदिश में परिमाण कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो लिखिए मात्रक सदिश, दूसरा हेडिंग। लिखिए ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो। ऐसे ऐसे 1 लिखिएगा, एडी वाला को मत लिखिएगा, यूनिट, ठीक है ना? जिसका मात्रक 1 हो। हाँ, ऐसा सदिश जिसका मात्रक क्या हो? नहीं, ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो। ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो उसे हम लोग मात्रक सदिश कहते हैं। इसे एक कैप से सूचित किया जाता है। देखो यहाँ पे कैप लगाए थे ना सब पे, आई जे के पर, अभी नहीं मिटाए इसीलिए। तो जो भी एकांक सदिश आने वाला होता है ना, मात्रक सदिश आने वाला होता है, उसके ऊपर कैप लगा दिया जाता है। कैप लगाने का मतलब ये है कि अब इसका परिमाण निकालेंगे ना तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है ना? इसे ए कैप से, हाँ, इतना से सूचित किया जाता है। और ए कैप का अगर मोड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? अब वही मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है? अगर ए कैप का हम अगर मापांक निकालें, परिमाण निकाले तो 1 आना ही आना है, ठीक है ना? कोई भी सदिश अगर ऊपर कैप बना दिया इस तरह, ठीक है ना, समझिए कि उसको मापांक में 1 आएगा ही आएगा, ठीक है? कोई दिक्कत मात्रक सदिश में नहीं। सह आदिम सदिश, सह आदिम सदिश, हेडिंग डालिए तीसरा, सह आदिम सदिश। लिखिए 2 अथवा 2 से अधिक सदिश, 2 अथवा 2 से अधिक सदिश जिनका एक ही प्रारंभ बिंदु हो, जिसका एक ही प्रारंभ बिंदु हो, उसे सह आदिम सदिश कहते हैं। उसे सह आदिम सदिश कहते हैं। हाँ, 2 या 2 से अधिक ऐसे सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, नहीं जी, उसे सह आदिम सदिश कहते हैं। देखिए गड़बड़ ना हो, अच्छा से पढ़ लीजिएगा, समझ में आ रहा है तो ठीक है। जैसे मान लीजिए कि सह आदिम बता रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है ना, अब यहाँ पर कोई एक बिंदु है, अब यहीं से सब सदिश निकल रहे हैं, इधर निकल गया, फिर से ये सदिश मान लीजिए ए है, ये वेक्टर बी है, ये इधर निकल गया सी है, ये इधर निकल जा रहा है तो ये डी वेक्टर है, समझ में आ रहा है ना? तो प्रारंभिक बिंदु तो एक ही है, अब कहाँ से लास्ट हो रहा है हमको कोई, बस एक जगह से निकल रहा हो, ठीक है ना? चारों, जैसे हमारा सूर्य हो गया, उस चारों तरफ किरण निकलता है, ठीक है? तो किरण जो है वो क्या हो जाएगा? सह आदिम सदिश हो जाएगा, ठीक है? लिख लीजिए, इस तरह फिगर बना लीजिए। क्या हो गया, नहीं समझ में आ रहा है? बोलिए ना, क्या लिखे आप लोग? उसे सह आदिम सदिश कहते हैं। और एक बिंदु बना लीजिए, 3-4 इसी से लाइन निकाल लीजिए, ए वेक्टर बी वेक्टर दे दीजिए कि भाई प्रारंभ तो एक ही से हो रहा है, इसी बिंदु से निकल रहा है सब। हो गया, फिगर भी बन गया ना? अब लिखिए संरेख सदिश, एकदम लिखते रहिए। संरेख सदिश, टाइम भी हो रहा है, 5-10 मिनट का क्लास और है। संरेख सदिश, 2 अथवा अधिक सदिश, एक सदिश, क्या हम बोल दिए, 2 अथवा 2 से अधिक सदिश
2 या 2 से अधिक सदिश, यही ना जी, यही तो पीछे लिखवाए थे वही। 2 या 2 से अधिक, 2 अथवा 2 से अधिक, 2 अथवा 2 से अधिक सदिश यदि एक ही रेखा के समानांतर हो तो एक ही रेखा के समानांतर हो तो उसे संरेख सदिश कहते हैं। मतलब इसमें केवल समानांतर, एक ही रेखा के समानांतर हो 2 अथवा 2 से अधिक सदिश यदि एक ही रेखा के समानांतर हो तो उसे संरेख सदिश कहते हैं। ठीक है ना, संरेख सदिश। उसे फिगर बना लीजिएगा। मान लीजिए कि पहला सदिश ये है a और दूसरा सदिश भी इसी तरह है, समझ में आ रहा है ना? बताइए दोनों संरेख है कि नहीं है? समानांतर है ना, बिल्कुल। छोटा बड़ा हो सकता है कुछ भी, उससे हमको मैटर नहीं है, ठीक है। बस समानांतर होना चाहिए, बीच में गैपिंग होना चाहिए, ठीक है ना। कह रहा है किसी लाइन के, मान लीजिए एक लाइन हम खींच दिए, ये सदिश नहीं है हालांकि लाइनें हैं, इसी लाइन के ना दोनों समानांतर है, तो इसी लाइन के जब दोनों समानांतर तो दोनों भी आपस में क्या होगा? समानांतर होकर करेगा, बराबर नहीं, समानांतर। कोई जरूरी नहीं कि समानांतर सदिश क्या हो जाए आपस में बराबर, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। हाँ, हो गया समानांतर, समझ में आ रहा है ना अच्छा से? वही जो समानांतर रेखा पढ़े थे आप लोग, कोई जरूरी थोड़ी है कि 2 समानांतर रेखा बराबर हो जाए ना, उसी तरह 2 समानांतर सदिश जो है बराबर हो जाए, कोई जरूरी नहीं है। आगे क्या लिखेंगे हम लोग? समान सदिश। आगे लिखिए समान सदिश। उसके बाद एक और है समान सदिश में लिखिएगा, समान सदिश में लिखिए 2 सदिश। आपके पास कौन सदिश है? 2 सदिश है, एक है ए वेक्टर और एक क्या है? बी वेक्टर। 2 सदिश, सदिश ए और सदिश बी समान सदिश कहलाते हैं यदि 2 सदिश सदिश ए और सदिश बी यदि उनका दिशा, यदि, रुक जाइए एक सेकेंड, 2 सदिश नहीं जी, सदिश ए और सदिश बी समान सदिश कहलाते हैं यदि इनके, उनके नहीं, यदि इनके दिशा और परिमाण, यदि इनके दिशा और परिमाण दोनों ही बराबर हो, दोनों ही क्या हो जाए? बराबर हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिख लीजिए, मान लीजिए कि हम सदिश ए खींच रहे हैं, यहाँ पे खींच दे रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए हम सदिश ए लिख दिए, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। फिर सदिश बी भी क्या होगा? उसी दिशा में होगा और उतना ही परिमाण में होगा। समझ में आ रहा है बात? माने ये अगर 10 यूनिट का है तो ये भी कितने का होगा? 10 यूनिट का होगा, है ना। जो डायरेक्शन इसका होगा वही डायरेक्शन एकदम सब तरीके से बराबर होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे इक्वल है, नहीं तो नहीं बोलेंगे। और समानांतर में छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन समान में छोटा बड़ा नहीं होगा। वही बात है, समानांतर सदिश अगर बराबर हो जाए ना तो उसको समान सदिश बोल देंगे ना। ठीक है, लास्ट लिख लीजिए ऋणात्मक सदिश। हो गया? अब लिखिए कौन सा? ऋणात्मक सदिश। आराम से लिखिए, कोई हल्दीबाजी नहीं है। थोड़ा 2 मिनट आज लेटे क्लास चलेगा तो क्या हो जाएगा। लिखिए एक सदिश जिसका परिमाण, एक सदिश जिसका परिमाण दिए हुए सदिश के समान है,
दिए हुए सदिश के समान है, परंतु दिशा दिए हुए सदिश के विपरीत है। परंतु दिशा दिए हुए सदिश के विपरीत है, तो उसे ऋणात्मक सदिश कहते हैं। तो उसे ऋणात्मक सदिश कहते हैं। ठीक है। मान लीजिए कि आपको एक सदिश दिया था, गिवन था, नहीं जी, इसका परिमाण मान लीजिए कितने का था, ये मान लीजिए कि ये 10 यूनिट का था, है ना, ये दिया हुआ है, इसका दिशा भी दिया हुआ है। तो एक सदिश और आ गया, वो सदिश का परिमाण किसके बराबर है? दिए हुए सदिश के परिमाण के ही बराबर है, नहीं जी, दिए हुए सदिश के परिमाण के बराबर ही एक नए सदिश का परिमाण है। लेकिन दिशा उधर था तो दिशा क्या हो गया? विपरीत हो गया। तो हम कहेंगे ये जो बी वेक्टर है ना, बी वेक्टर, वह किसके बराबर है? ए वेक्टर के निगेटिव के बराबर है। समझ में आ रहा है ना? ए वेक्टर के निगेटिव है, उल्टा है। तो माइनस बस क्या करता है? माइनस जो है दिशा को बदल देता। मान लीजिए माइनस को हटा दे, तो माइनस हटा देते क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा, इसके पहले आप लोग क्या लिखे थे? समान सदिश ना, समान सदिश में लिखे हैं, क्या लिखे? थोड़ा बोलिएगा समान सदिश शुरू से लास्ट तक। दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर समान सदिश कहलाते हैं यदि इनके दिशा और परिमाण दोनों बराबर हो। और इसे ए वेक्टर बराबर क्या लिखते हैं? बी वेक्टर लिखते हैं। समझ में आ रहा है ना? समान सदिश को लिख लीजिएगा और इसे इतना लिखते हैं। समझ में आ रहा है ना? दोनों बराबर है, समान है, तो ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर। और यहाँ पे भी देखिए ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर है कि नहीं है, लेकिन बस क्या लग गया यहाँ पे? माइनस। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, हम कहेंगे भाई दोनों बराबरे हैं, बस चिन्ह क्या है? दिशा क्या है? विपरीत है। और दिशा को ही बदलने के लिए माइनस का चिन्ह दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। माइनस ये बता रहा है कि बस दिशा उल्टा हो गया। ये हमारा क्या हो गया? खत्म हो गया। घड़ी से मात्र 2 से 3 मिनट देखिए, आपका चैप्टर खत्म होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? देखिए एक्सरसाइज कौन सा है आपका? एक्सरसाइज 10 खत्म हो गया। ठीक है, देखिए तो कैसे खत्म हो गया। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर से, उत्तर कौन है? यही ना उत्तर है। उत्तर से 30 डिग्री पूरब, 30 डिग्री हम उत्तर है ना, 30 डिग्री पूरब घूम जाएंगे इतना ना। 40 किलोमीटर विस्थापन का आलेखीय निरूपण कीजिए। समझ में आ रहा है बात? कर दीजिएगा। उत्तर इधर रहेगा, अरे उत्तर रहेगा ना, ये उत्तर रहता है ऊपर ना, और नीचे क्या रहता है? दक्षिण रहता है, ऊपर उत्तर रहता है, इधर क्या रहता है? पूरब, इधर क्या रहता है? पश्चिम। 30 डिग्री इधर हो गया ना। अब कितना किलोमीटर? 40 किलोमीटर। तो ये नहीं आ गया, तो केवल हमको आरेख बना देना, हो गया। ठीक है, बस आलेख, और कुछ नहीं। सदिश से कुछ नहीं पूछ रहा है। इसके आगे पूछ रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित मापों को अदिश और सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। बताइए कौन सदिश है और कौन अदिश है? बताइए तो 10 किलोग्राम सदिश है कि अदिश है? हाँ, अदिश है। अरे इसमें दिशा थोड़ी ना रहता है, परिमाणे ना है, केवल वजन बता रहा है। 2 मीटर उत्तर पश्चिम क्या है? सदिश है। बता रहे हैं उत्तर पश्चिम बीच में है ना। बताइए 40 डिग्री अदिश है। बहुत बढ़िया। 40 वाट ये भी अदिश है ना। ये भी कुलाम, ये भी क्या है? अदिश है। मीटर ये तो वेग है ना, तो क्या हो जाएगा? सदिश हो जाएगा। ये बताइए समय क्या बोलते हैं? कालांश। वही टाइम ही बता दो, टाइम क्या है? अदिश है। दूरी क्या है? अदिश है। बहुत बढ़िया। बल क्या है? सदिश है। क्यों? क्योंकि F बराबर क्या होता है? M में होता है ना। तो M जो है वो अदिश है, लेकिन A एक्सीलरेशन क्या है? सदिश है। इसके वजह से बल क्या हो जाता है? सदिश हो जाता है। याद रखिएगा। वेग क्या है? सदिश है। कार्य क्या है? अदिश है। ठीक है ना। चलिए, ये सह आदिम, बताइए तो इसमें सह आदिम पहचानना है। कैसे स्क्वायर दिया है? देखो तो, इस तरह स्क्वायर दिया है ना, नहीं? देखिए इसमें ए वेक्टर दिया है। ए वेक्टर कहां से? इधर तीर दिया है ना ऐसे, तो ये ए वेक्टर हो गया। फिर से ये इधर नीचे दिया है, इसको क्या दिया है? बी वेक्टर।
और बताइए, ये फिर से इधर दे दिया है ना, इसको क्या दिया है, सी वेक्टर, और फिर ऊपर से ही नीचे दे दिया है, इसको क्या, डी वेक्टर दिया है। वो कह रहा है बताइए कि सह आदिम कौन है, तो सह आदिम यहीं से ना दोनों निकल रहा है, एक ए निकल रहा है और एक कौन निकल रहा है, डी निकल रहा है। तो ए और डी क्या हो जाएगा, सह आदिम। समान, कौन कौन समान है जी, तो यह डी और बी समान है। क्यों, क्योंकि दिशा भी एक ही जैसा है, और परिमाण भी एक ही जैसा है। समझ में आ रहा है ना, इसका भी दिशा इधर है और इसका भी दिशा इधर है। समान होने के लिए दोनों चाहिए ना, परिमाण और दिशा दोनों। संरेख परंतु असमान, तो देखिए ये समान नहीं है लेकिन क्या है, संरेख है, समान नहीं है। क्यों नहीं समान है, क्योंकि इसका दिशा इधर है और इसका दिशा इधर है। तो ए और क्या हो जाएगा, सी, तीसरा का। चौथा, पांचवा कह रहा है निम्नलिखित में सत्य और असत्य को ढूंढे। तो ए वेक्टर ए तथा माइनस ए वेक्टर संरेख है, तो सही बात है, संरेख है, समान नहीं है, क्या है, संरेख, संरेख है। मतलब जो ये है उसी तरह एक और बना दीजिए, लेकिन एक इसका डायरेक्शन इधर, उसका डायरेक्शन ये ए है, तो ये क्या है, माइनस ए वेक्टर है। तो क्या लगता है, एक ही जैसा है ना, संरेख। ये क्या कह रहा है कि दो संरेख सदिश है, दो क्या है, संरेख सदिश है, यही ना संरेख बनाए थे, ए वेक्टर बी वेक्टर। अब परिणाम सदैव क्या रहता है, समान रहता है। कोई जरूरी है कि दो संरेख खींच देंगे तो हमेशा परिमाण बराबर रहेगा ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए वेक्टर बनाए थे और यहाँ पे क्या बनाए थे, बी। तो ए वेक्टर छोटा है, बी वेक्टर क्या है, बड़ा है। दोनों समानांतर था लेकिन बराबर था नहीं। ये कह रहा है कि हमेशा समानांतर जो रहेगा वो बराबर भी हमेशा रहेगा। कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। तीसरा कह रहा है समान परिमाण हो, परिमाण कैसा हो, समान। देखिए समान हम बनाए थे ना, इधर दोनों समान है कि नहीं है। दो सदिश परिमाण क्या हो, समान हो, दो सदिश संरेख होते हैं। तो कोई जरूरी थोड़ी है कि ये दोनों परिमाण अगर समान हो गया तो हमेशा संरेखे होंगे, नहीं। हो सकता है हम ए वेक्टर यहाँ पे 10 यूनिट का बना दे, नहीं 10 यूनिट का इधर बना दे ए वेक्टर, और यहाँ पे बी वेक्टर बना दे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी वेक्टर हो जाएगा। ये भी कितने यूनिट का है, 10 यूनिट का। तो ये बताइए दोनों का परिमाण बराबर है कि नहीं है, है ना, लेकिन दिशा बराबर है, वो भाग रहा है उधर ही भाग रहा है नीचे। तो ये क्या है, ये भी गलत है। पहला सही है, नहीं दूसरा भी गलत है और तीसरा भी क्या है, गलत। चौथा देखा जाए समान परिमाण, समान परिमाण में फिर से वही बात आ रहा है ना, दो संरेख सदिश समान होते हैं। नहीं, ये दोनों सदिश क्या है, समान। ये समान है ना, परिमाण बराबर है ना। अब बताइएगा, ये भी तो परिमाण बराबर है, अभी भी क्या है, परिमाण बराबर है कि नहीं है। लेकिन दोनों समान सदिश है, बोलेंगे समान सदिश। समान सदिश में क्या होना चाहिए, परिणाम भी बराबर, परिमाण भी बराबर होना चाहिए, प्लस दिशा भी बराबर होना चाहिए। और वो कह रहा है कि केवल परिमाण अगर बराबर हो जाएगा तो समान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, नहीं होगा। समान होने के लिए केवल परिमाण से मतलब थोड़ी है, दिशा से भी तो मतलब है ना। तो ये हमारा कौन सा एक्सरसाइज खत्म हो गया, अब बढ़िया से खत्म हुआ है ना, कुछ इसमें है ये नहीं है। आगे कल चलेगा हमारा सदिशों का योग है, कुछ है ना, कुछ है नहीं इसमें। और उसके बाद जो है आप लोगों का कुछ फार्मूला वगैरह है, उसको लिखवा करके 10.2 खत्म करेंगे। चलो ठीक है, इसको अच्छा से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा पूरा।